अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 36 कैफ 6 का स्टार्ट कर रहे हैं जी। प्री रिज़ल्ट आखिरी लेक्चर है। कल बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। बाकी मैं एक बात अर्ज़ करने लगा था, फिर मैंने कहा रिकॉर्डिंग में करनी चाहिए, दिल में थी कि हमारे ज़िम्मे मेहनत करना है। आपने मेहनत भी खूब की माशाअल्लाह, और अपनी एफ़र्ट पूरी करने के बाद फिर पर्चा दे दिया, तो अब नतीजा अल्लाह पे, छोड़ा हुआ है आपने। अल्लाह को बेहतर पता होता है हमारे लिए कौन सी चीज़ कब बेहतर है। अपनी कोई कमी नहीं है तो फिर किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ के ऊपर सब्र करना, इस पे भी अजर है। बाकी कोई ज़िंदगी का एंड नहीं होता, मैं एडवांस बता रहा हूँ। बच्चे अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो उनके लिए है जिनको कोई सचमुच में मेहनत करके कुछ गड़बड़ हुई हो। और जो होते हैं ना, वो दिल के अंदर जिनके चोर होता है, उनको तो पता होता है, वो तो लोगों को दिखाने के लिए बातें कर रहे होते हैं। 2 बातें होगी, तीसरी बात आप तो इंशाल्लाह पास हो ही जाएंगे, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी बहुत 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 बेस्टेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ाई कर लें। मैं तो ये कह रहा था इनको कि देखो आप लोगों का 9 बजे रिज़ल्ट आना है, तो 11 बजे ये क्लास शुरू होती है, तो आप लोग का फिर अच्छा रिज़ल्ट है तो खुशी में आ जाएं, और नहीं है तो भी आ जाएं दिल बहलाने के लिए, तो क्लास कर लेते हैं लेकिन ये मान नहीं रहे बच्चे कल की क्लास के लिए। मर्जी है मेरी इनकी। फिर भी सोच लो, अभी तो 2 घंटे क्लास चलनी है, हो सकता है आप लोगों का जहन बन जाए है? अच्छा, 215 पर आ जाए। आज कोई एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं, फिर मसरूफ़ कर देते हैं आपको, आपके जहन में आई ना रिजल्ट है। वी परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2015, पेज नंबर 215 पे क्वेश्चन नंबर 14 है। वी परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 15 फॉर 5000, डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो हमारे पास 2015 का ये एसेट अकाउंट बना हुआ है, और फिर 2016 का ये बना हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? तो हमें ये लेजर बनाने की ज़रूरत है जी? मेरा नहीं ख्याल, हम नहीं बनाएंगे इसको। ओपनिंग है, डेप्रिसिएशन है, क्लोजिंग है, डेप्रिसिएशन है, क्लोजिंग है, और फॉलोइंग आर द टैक्स रेट्स। 15 में 30% है, और मुझे नहीं पता 16 में क्या रेट होगा। 15 में खड़े होकर हमें नहीं पता होता कि 16 में क्या रेट है, अनलेस कि वो हमें स्पेसिफिकली बता दे कि 15 में हमें पता लग गया था कि 16 का रेट क्या है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। और कुछ स्पेसिफिक इनकम्स होती हैं जिनमें वो नॉर्मली एडजस्टमेंट में बता देता है, जैसे डिविडेंड इनकम। कल तो अब आप क्लास लेंगे तो वो सवाल करेंगे, वरना फिर मंडे को सवाल कर रहे होंगे अगर, तो उसमें हम ये देखेंगे कि मसलन डिविडेंड इनकम है, वो कहेगा डिविडेंड इनकम है, इस साल में उसके ऊपर 10% है, अगले साल से वो 12 हो जाएगा, या अगले साल से वो 8 हो जाएगा, या अगले साल से वो एग्जैम्प्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें नॉर्मली हमें अपने साल में खड़े हुए पता लग जाती हैं। लेकिन जनरल टैक्स रेट के बारे में जब तक वो खुद नहीं कह देगा कि हमें 15 में पता है 16 का रेट, 15 में पता होगा, मतलब क्या होगा, इस तरह की लाइन लिखी होगी कि 15 के एंड पे दिसंबर में एक नया लॉ पास हुआ है जिसमें ये तय पाया है कि अगले साल का रेट, जनरल टैक्स रेट ये होगा। तो फिर 15 में खड़े होकर 16 का पता लग जाएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट कुछ और होगी, वो अब नेक्स्ट वीक में हम कर रहे होंगे किसी वक्त में। फिलहाल आपके सामने सिचुएशन ये है, सिंपल सवाल है, 30% रेट है, अभी तो अगला मैंने ओपन ही नहीं किया, और मुझे नहीं पता होता 15 में खड़े होकर कि 16 में क्या रेट होना है, ठीक है। तो मुझे यही होता है कि यही होगा जो चल रहा है, अनलेस के वो कोई चेंज बाद में कर दें, तो बाद में जब चेंज होगा तो बात की बाद में देखी जाएगी। अब प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर्स इज, चले जी, अब हम अपना रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज करें और नोट बनाएं। जर्नल एंट्रीज भी करनी है, नोट भी बनाना है। बड़े दिनों, बल्कि कभी जर्नल एंट्रीज तो मांगी नहीं थी उसने, चले खैर, जर्नल एंट्रीज एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 15 एंड 16। तो छोटा सा सवाल है, करंट टैक्स की 5 लाइनों की वर्किंग है, डेप्रिसिएशन ऐड होनी है, अकाउंटिंग वाली लेस होनी है, टैक्स वाली, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो नोट की जगह छोड़ देते हैं, और करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हैं, और सवाल ख़त्म करते हैं, ठीक। लें जी, बिल्लू और लाल निकाल के रख लेते हैं। आज लाल क्यों निकाला है पता नहीं, अभी तक लाल यूज़ नहीं हुआ हमारा सवाल में। हमारे सवाल में बिल्लू यूज़ होता है, किस लिए? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, ऐसा ही है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14
पेज नंबर 215 वी लिमिटेड कंपनी एबीसी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कौन कौन से साल हैं? 15-16 हैं, तो 16 लिख दें और कंपैरेटिव में 15 दे देंगे जी। नोट्स में नोट नंबर 8 टैक्सेशन, पता नहीं 8 क्यों लिखा हुआ मैंने, चले खैर 8.1 टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स आएगा, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद रिकंसिलिएशन आएगी, रिकंसिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पूरा ही लिख देता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स रेट और फिर टैक्स एक्सपेंस। कोई रेकंसाइलिंग आइटम्स होंगे तो इसके बाद आ जाया करते हैं। तो 2016 है और 2015। अब वर्किंग नंबर 1 करंट टैक्स की, अगेन 2016 और 2015 पीबीटी से स्टार्ट करेंगे हम, कुछ चीज़ें ऐड कुछ लेस। ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए होगा डेफर्ड टैक्स एज ऑन और डेफर्ड टैक्स का लेजर भी। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज भी करनी है। चलें, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वर्किंग नंबर 2 ओपन, डेफर्ड टैक्स, बल्कि इसका लेजर ही बना लेते हैं। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट का अकाउंट, TTL स्लैश ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने लगा आज, ये वाला लेजर। तो यहाँ से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकलेगा, करंट टैक्स एक्सपेंस निकलेगा, यहाँ से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमें इसके लिए वर्किंग 3 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। अब मसला क्या है, सवाल हमने पढ़ लिया है पूरा, तो हमने 15-16 के लिए ये काम करना है। तो 15 के एंड पे भी डेफर्ड टैक्स और 16 के एंड पे भी डेफर्ड टैक्स एज ऑन की वर्किंग हमने खुद करनी है। ठीक है, तो फिर मैं ये दोनों ओपन कर रहा हूँ। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो ज़रूरत पड़ने पे उस वक्त भी ओपन की जा सकती है, 2000 एज ऑन 2015। इसमें क्या आएगा जी, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स एक्सपेंस, लायबिलिटी या एसेट। ठीक है जी, 2-3 लाइनें इसके लिए छोड़ दी मैंने। फिर वर्किंग नंबर 4 DTL स्लैश ए एज ऑन। ये कोई नई चीज़ अभी तक तो सवाल में आई नहीं। 2016 के लिए ये वर्किंग ओपन की, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट और टैक्स। कल से हमने रेट डालना शुरू कर दिया वैसे।
ठीक है जी। उसके बाद मैं अपनी रिक्वायरमेंट एक वो पूरी कर चुका हूँ, दूसरी मैं यहाँ पे करके पूरी कर लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे उम्मीद है जगह है, एंट्रीज मेरी हो जाएंगी, ठीक है। अब लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, ये मेरे पास एसेट का पीपीई का लेजर है, अकाउंटिंग वाला, टैक्स वाला। ओपनिंग जीरो, ओपनिंग जीरो, यकम जनवरी 15 को हमने एसेट खरीदा है ना, तो ओपनिंग जीरो, फिर यकम जनवरी 15 पे एडिशन आया, फिर कोई डिस्पोजल नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन आई, क्लोजिंग। तो ये क्या है, 4500 क्या है कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। और 4250 क्या है टैक्स बेस। ऐसे ही अगले साल की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। उसके बाद अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने साथ ही ये बात लिखी, टैक्स रेट ऑफ 2016 इज नॉट नोन इन 15। सवाल में लिखे होने का मतलब ये थोड़ी कि आपको 15 में भी पता था। टैक्स रेट ऑफ 2016 इज नॉट नोन इन 15, ये भी मैंने बात आपको कर दी। चलो अब सवाल शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाली रिवर्स कर देंगे, टैक्स वाली रिकॉर्ड करेंगे। जितनी मैक्सिमम जगह इसको मैं दे सकता हूँ मैं दे देता हूँ। अच्छा जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड और टैक्स डेप्रिसिएशन, आखिरी लाइन में लिखा हुआ था प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर्स इज 1200, 1200 रुपीज इन 1000 है या रुपीज है, रुपीज ही है, रुपीज ही है, कहीं 1000 लिखा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, दोनों साल्स की क्या है 500 500, ठीक है, और टैक्स डेप्रिसिएशन 700 500, दोनों साल को इकट्ठा कर लेते हैं 500। वैसे तो एक एक साल करके करते हैं 15 जी। 15 में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 500 ऐड हो गई, लेस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन जी। टैक्स डेप्रिसिएशन क्या है 750, तो और तो कुछ नहीं है ना जी, बोलो सवाल में और तो कुछ नहीं है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया फिर 950, और टैक्स एट द रेट ऑफ 30% कितना आ गया 285। एंट्री बोले सीटीई डेबिट, आज सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, जर्नल एंट्रीज उसने मुझे कही हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर, तो जर्नल एंट्रीज में एसिड की मैं नहीं करूं तो माफ़ी मिल सकती है। एसिड खरीदने की एंट्री क्या है, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, फिर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, जगह तो वैसे है कर ही देते हैं, जब उसने सवाल में नहीं स्पेसिफाई किया तो कर ही देते हैं। यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज करने लगा हूँ जी, जर्नल एंट्रीज में कर रहा हूँ जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, तो यकम जनवरी 2015 एसिड डेबिट पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी 5000 से, ठीक है। वैसे ना भी करते तो काम चल जाता, लेकिन फिर आप ऐसे एतराज़ करते। फिर 31 दिसंबर 2015 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट मैं फ़िलहाल पीपीई में ही क्रेडिट कर दूं, उसी लेजर में ही क्रेडिट कर दूं। पीपीई कर दें या एक्यूमुलेशन कर दें, एंट्री में कोई नहीं फ़र्क पड़ता, एक्यूमुलेशन ही कर लें एंट्री में तो ज़्यादा बेहतर है। कितना जी 500, ठीक हो गया जी। अब दो एंट्रीज करनी है जो बोलते आ रहे हैं इस टॉपिक की,
करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स निकल आया 31 दिसंबर 2015 पे करंट टैक्स की एंट्री क्या बनी, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, वर्किंग नंबर 1 से रेफर किया आपने, कितना जी 285। अच्छा उसके बाद ना जी आपने नहीं ये जगह छोड़नी, वो मैंने किसी वजह से छोड़ दी होगी, और अब हम निकालेंगे क्या चीज़ जी, डेफर्ड टैक्स। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स के लिए ले आए इधर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हमें गिवन है जी, पीपी की कैरिंग अमाउंट 4500, टैक्स बेस मैंने पता नहीं क्यों जगह छोड़ी होगी, छोड़ें आप इसको, हम तो 31 दिसंबर अगले साल के लिए कोई जगह छोड़ी है, बस छोड़ें फिलहाल। अब मैंने डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी है एज ऑन की, उससे बैलेंस निकालना है और अपने लेजर में लेके जाना है, वहाँ से बिल्लू हमारा निकाल के देगा हमें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बिल्लू। ठीक है, अब 31 दिसंबर 2015 पर कैरिंग अमाउंट है 4500, जबकि टैक्स बेस है 4250, डिफरेंस है। अब कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, और रेट ऑफ टैक्स है हमारे साल में 30%, तो आंसर आया 75, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कहानी खत्म, एक ही लाइन की वर्किंग थी, चलो खैर अब तो छोड़ लीजिएगा। अब 1 जनवरी 2015 पे ब्रॉड डाउन इधर भी लिख सकता था मैं, इधर भी लिख सकता हूँ, है जो नहीं, जीरो लिखना मैंने कहा ज़रा अच्छा लगता है, ये जनाब जीरो है। और 31 दिसंबर 2015 पर कैरी डाउन वर्किंग नंबर 3 से आया कितना 75। ठीक है जी, और लें जी आपका साल खत्म हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर आसान लग रहा है ना, बहुत सवाल, वजह यह है कि नई चीज़ सीखनी है ना, तो आसान सा सवाल ही है, बस नई चीज़ सीखेंगे, फिर मुश्किल सवाल में क्या, ये चीज़ अलग सीख ली तो बस बाकी मुश्किल सवाल में भी आ जाए, फिर चीज़ें बढ़ रही हैं, बस हर रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं। अभी तक कोई दिन ऐसा नहीं आया कि हमने IAS 12 का कोई नया काम ना सीखा हो, जिस दिन वो आएगा ना, जब वो दिन आएगा उस दिन नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। एथिक्स तो साथ चलना है ना, नया टॉपिक कोई शुरू हो जाएगा जिस दिन ऐसा होगा कि पास पेपर करके आना है जी, कल डिस्कस करूंगा, और उस पास पेपर में आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होनी, तो वो दिन फिर IAS 12 का अकेले का दिन नहीं होना, उसमें फिर नया टॉपिक चलना है। अभी तक तो ये चीज़ चल रही है, डे 1 से हर रोज़ कोई नई चीज़ हम सीख रहे हैं, आज की नई चीज़ आपके सामने है इंशाल्लाह। ठीक है, अब एंट्री क्या बनी जी, DTL/A का अकाउंट क्रेडिट, DTE डेबिट, तो हमने यहाँ पे लिखा जी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट वर्किंग नंबर 2 से, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट लिख दें, कोई मसला नहीं, क्रेडिट कितने से 75 से। ठीक है जी, और उसके बाद यही एंट्रीज दोनों पोस्ट भी कर दें। तो पहली एंट्री करंट टैक्स की, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट कितने से जी 280, एक्सपेंस डेबिट बढ़ा, फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी डेबिट मतलब बढ़ा, टोटल 360, फिर PBT 1200। टैक्स रेट कौन सा रेकन्सिलिएशन में लिखते हैं, जो करंट टैक्स की वर्किंग में जनरल रेट आ रहा हो, तो कितना आया 30%, और आंसर इज 360, और ये रेकनसाइल कर दिया। हाँ जी, कोई मसला बोले जी, सही है, और बोलो तो, ओ गुंगो गुंगियो बोलते क्यों नहीं हो, क्या हुआ, रिजल्ट का प्रेशर ले गए हो, रिजल्ट पास तो आगे हो ही जाना इंशाल्लाह, टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूँ फिर भी आप लोग टेंशन लिए बैठे, फिर भी हो रही है टेंशन, ये मुँह जब तक आ नहीं जाता ना, पास होने वालों को भी तो टेंशन ही रहती है, तब ना याद कराऊँ, अच्छा भला भूल रहे थे हम, IAS 12 में खो रहे, यही समझा रहा हूँ आपको। शाम को एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं, ऐसी डिप्रेशन में जाओगे, एक्स्ट्रा क्लास रख के कुछ पढ़ लेते हैं ढेर सारा।
अच्छा जी, अब 4 बजे एमए की क्लास ख़त्म होगी ना, तो उसके बाद फिर अपनी क्लास शुरू कर लेंगे FAR कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। सोच लें, मैं तो अब अपना काम करा रहा हूँ। अच्छा जी, अब जी ये सवाल हो गया ख़त्म पहले साल का। अगला साल शुरू होगा 1 जनवरी 2016 पर। आपने इसको ब्रॉड डाउन बना लिया, ठीक है जी। और उसके बाद अब अगला साल शुरू हो गया। अब अगले साल में अगेन करंट टैक्स में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा देंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ऐड 500 और लेस कर देंगे 750 जी, तो वही 950 आ गया। और रेट ऑफ टैक्स अब 16 में आए तो पता चला 16 में, 15 में ये पता नहीं था, 16 में पता चला कि क्या है जी, रेट क्या हो गया जी 16 का 32%। ठीक है, हो गया तो हो गया। तो 32% कितना आता है? 304। तो 31 दिसंबर 2016 वाले साल की जर्नल एंट्रीज है। तो 31 दिसंबर 2016 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये जो अकाउंटिंग वाली डेप्शन आपने की हुई, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट जो भी लिख लेंगे चल जाएगा जी, 500। ओके, और अब ये क्या किया जी आपने, अब ये डेप्शन आपने उल्टा दी वहाँ पे जाके, क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स वालों का इसमें क्या था, इख्तिलाफ। ठीक है जी, तो इसीलिए आपको ये रिवर्स करनी पड़ी, आपने रिकॉर्ड की थी। फिर CTE डेबिट, CTP क्रेडिट, कितने से? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। $304। उसके बाद जी अब अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं की हमने। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, अभी तक सवाल में कोई चेंज है नहीं, बस रेट बदला है, वो नया रेट लगा दिया। ठीक है, अब डेफर टैक्स की तरफ आते हैं। डेफर टैक्स कैरिंग अमाउंट 4000 है, टैक्स बेस 3500 है। PPE कैरिंग अमाउंट 4000, टैक्स बेस 3500, डिफरेंस इज 500 एंड द डिफरेंस इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि कैरिंग अमाउंट एसेट की टैक्स बेस से ज़्यादा है। लॉजिक भी अब आपको पता ही है, क्या बताएं अब आपको ये। अब इस साल में रेट कितना है? 32%। क्या आ गया है? 160 की डेफर टैक्स लायाबिलिटी। तो 31 दिसंबर 2016 पर कैरी डाउन वर्किंग फोर्स से कितना आ गया जी? 160। अच्छा, अब एक मसला आ गया, वो मसला क्या है, कोई मुझे बता दे जी, कोई मसला बता दो। ये ओपनिंग 75 जो है, ये 30% पे बुक्ड है, ऐसा ही है, और ये क्लोजिंग जो है ये 32% पे है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने डेफर टैक्स को बुक करना होता है उस रेट पर जो एक्सपेक्टेड है कि होगा उस पीरियड में जब इस डेफर टैक्स लायबिलिटी ने सेटल होना है या एसेट ने रियलाइज होना है। यानी 15 में खड़े होकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि 16 में रेट क्या होगा, तो हम उसी पर डेफर टैक्स बुक करते हैं।
इसीलिए मैंने बोला अगर 15 में खड़े होके पता लग जाता 16 का रेट क्या है तो कहानी और होती, वो आइंदा आएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। फिलहाल हम 15 में खड़े थे तो हमें 15 में खड़े होकर 16 का रेट पता नहीं था, तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि जो 15 का रेट है यही 16 में होगा। तो हमने 15 के एंड पे खड़े होके 30% के हिसाब से डेफर टैक्स बुक किया और हमने बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, अब ओपनिंग में ये 30 पे पड़ा है। अब ये जिस साल में दाखिल हुआ है इस साल में आकर टैक्स का रेट चेंज हो गया, टैक्स का रेट। ठीक है, तो इस लायबिलिटी को सेटल करने के वक्त में जो रेट चल रहा है इस लायबिलिटी को उसी पर लेकर आना पड़ता है, इसी को उस पर लेकर आना है। मतलब इस ओपनिंग को हमने सही करना है। ये 30 पे है तो इसको 32 पे ले जाना है। अच्छा, इससे भी आगे एक शॉर्टकट बताऊं तो क्या, मुझे ये बताओ इस साल का जो टैक्स रेट इधर आएगा वो कौन सा होगा? मैंने क्या बताया हुआ आपको? इसका मतलब हमारा सही रेट कौन सा है? अब 32% पर पड़ा है क्लोजिंग, सही रेट पर पड़ा है क्लोजिंग और गलत रेट पे पड़ा है समझो ओपनिंग। तो किसको सही करना है? ओपनिंग को। वो पिछली बात मैंने कॉन्सेप्चुअली बताई, ये मैंने जुगाड़ बताया। कॉन्सेप्चुअल बात, हमने बुक किया था डेफर टैक्स। डेफर टैक्स का मतलब ही क्या होता है कि फ्यूचर में ये डेफर करके देंगे, लायबिलिटी है, या ये हमें बचत कराएगा, एसेट है। ठीक है, तो जब हम बुक करते हैं तो हम एक्सपेक्टेड जो होता है रेट कि जिस पीरियड में ये लायबिलिटी सेटल होगी या जब पे करेंगे जैसे, या ये एसेट रियलाइज होगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी एसेट होता है ना, तो जिस पीरियड में इसने सेटल होना है या रियलाइज होना है उस पीरियड में जो रेट एक्सपेक्टेड होगा हम उस पर लगाते हैं। तो हमने 15 के एंड पे अपने हमें जो एक्सपेक्टेशन थी, हमें तो नहीं पता था 16 में रेट क्या होना है, हमने उस बेस पे डेफर टैक्स बुक कर लिया। ये क्लोजिंग क्या बन गया? ओपनिंग। अब ये ओपनिंग 75 रुपए जो है ये कितने परसेंट पे है? बुक्ड 30 पे। लेकिन ये इस पीरियड में जब सेटल होना है तो उस पीरियड में रेट चल कौन सा रहा है? इसका मतलब फिर इसको हमें सही करना पड़ेगा, 30 से 32 पे लाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल बात है। ओके, अब जुगाड़ क्या है? पहले दिन से बताया था, रिकंसिलिएशन में रेट कौन सा लेना है, और रिकंसिलिएशन वाला रेट है हमारे साल का रेट, तो वो कौन सा है? 32। 16 वाले साल का रेट क्या है? जो रिकंसिलिएशन। पहली बात, 16 के साल की रिकंसिलिएशन में कौन सा रेट लगाओगे? जो 16 के साल की करंट टैक्स की वर्किंग में यूज हुआ। ये पहली बात सिखाई थी। दूसरी बात क्या बोली आज? ये जो 16 की रिकंसिलिएशन में रेट आ रहा है 16 वाले साल का, ये रेट है भी ऐसे ही, तो ये सही है। अब हमारे डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 30 पे, क्लोजिंग पड़ा है 32 पे, कौन सा वाला सही रेट पे पड़ा है? क्लोजिंग। तो किसको सही करना चाहिए? ओपनिंग को। तो फिर ओपनिंग को सही कर लेते हैं। अब ओपनिंग को हमने 30 से 32 पे ले जाना है। ओपनिंग को 30 से 32 पे ले जाना है, तो इधर कुछ बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, इधर कुछ बढ़ाना पड़ेगा। अब वो क्या बढ़ाना है जी? देखो, हमने कहा 75 तुम 30 पे पड़े हो और तुम 32 लिखोगे तो बेटा यहाँ पे 62 हो जाएगा। खुदा का खौफ करें, 30 पे तो पड़ा है, 2 से बढ़ाओगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है ना? तुम 30 पे पड़े हो, 2 से बढ़ जाओ, क्या बना? 5। ठीक है जी। और इसकी एंट्री भी डेफर टैक्स ही है, लेकिन ये अलग क्यों किया ये अभी बताता हूं, इसको समझें। अभी इसकी सारी सिचुएशंस आगे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, ये करवाना है मैंने, इसकी सारी सिचुएशंस आपको बताता हूं, उधर रखें। ये ओपनिंग 30 से 32 पे ले जा रहे हैं, तो क्या किया? ओपनिंग 30 से 28 पे भी तो जा सकता था, तो क्या करते? तो ऑपोजिट साइड पे इधर लिख देते, यही काम। माइनस तो नहीं ना कर सकते लेजर में। ऐसे ही ओपनिंग एसेट होता फिर भी हो सकता था, तो वो बढ़ गया है तो बढ़ा लो, वो कम हो रहा है तो इधर कम कर लो। ये सारी सिचुएशंस आगे सवालों में देखते हैं। ठीक है, फिलहाल ये देखो दोबारा से एक दफा, रेकंसिलिएशन में क्या रेट पड़ा है? 16 वाले साल के रेकंसिलिएशन में क्या रेट पड़ा है? 32। तो हमारा रेट कौन सा हुआ? 32। अब 16 वाले डेफर टैक्स के लेजर में देखो तो ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट रेट्स पे है, ये सही नहीं है। अब कौन सा रेट सही है? 32। तो क्लोजिंग सही रेट पे पड़ा है, ओपनिंग गलत पे पड़ा है, ओपनिंग को भी 32 पे लाना है। अब ओपनिंग जिस तरफ पड़ा है उसी तरफ ही 2 से बढ़ाएंगे, उसी तरफ ही 2 से बढ़ाएंगे तो ही ये 32 पे आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई मसला?
अब ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग नहीं निकाला। अब ये एंट्री पड़ी, एंट्री क्या पड़ी जी, 31 दिसंबर 2016 पे हमने क्या एंट्री हो रही है जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्या हो रहा है, तो DTE डेबिट, DTL/A क्रेडिट। ये जनाब हमने वर्किंग नंबर 2 में निकाला है, कितना, 5। ठीक हो गया, सही है। अब बाकी काम वही है, बैलेंसिंग फिगर निकालो, इधर आ रही, सॉरी, कितना है जी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग। अब आप अगर ये ना करते तो 85 आ जाता, जाना तो उसने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में ही था, लेकिन रेकंसिलिएशन में जाके फिर गड़बड़ होती है, उससे पहले कोई मसला नहीं है। तो इसको अगर आप ना भी ऐसे करते तो अल्टीमेटली 85 ने ही डेफर्ड टैक्स को हिट करना है ना, डेबिट करना है। देखो ये अगली एंट्री क्या बनी, अपनी रूटीन वाली एंट्री क्या बनी, 31 दिसंबर 2016 पर क्या एंट्री हो रही है जी, DTL/A क्रेडिट, DTE, तो DTE डेबिट, DTL/A क्रेडिट 80 से। तो देखो बेटा 80 और 85 ही क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, दोनों ही डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में डेबिट हो रहे हैं। तो फिर अलग क्यों किया, अलग क्यों किया, यहां पे भी मसला नहीं पड़ेगा, यहां पे भी मसला नहीं पड़ेगा, मसला पड़ना है रेकंसिलिएशन में जाके, इसलिए वहां पे जाके अफादियत का पता लगेगा। फिलहाल एक बार दोबारा देख लो तसल्ली से, ओपनिंग पड़ा है 30 पे, क्लोजिंग पड़ा है 32 पे, इनमें से कोई एक सही नहीं है, किसी दिन क्लोजिंग सही नहीं होगा, अभी तो वो सिचुएशन नहीं आ रही। फिलहाल तो क्या है, हमारा रेट वो जो रेकंसिलिएशन में पड़ा है 32, इसका मतलब क्लोजिंग सही पे पड़ा है, ओपनिंग सही पे नहीं है। ओपनिंग 35 पे पड़ा होता तो 32 पे लाते, तो 35 में से 3 माइनस करते, इस तरफ लिखते, तो ये हो जाता ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, ये करते हैं अभी सिचुएशन, ये समझ आ गया, एंट्रीज समझ आ गई। अब नोट के अंदर एंट्रीज ही बोली जाती हैं, बोलो, नोट के अंदर एंट्रीज ही बोली जाती है कि नहीं, नोट के अंदर। तो देखो दोनों एंट्रीज बोलो, डेफर्ड टैक्स, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे जरा लिख दूं, करंट टैक्स एक्सपेंस कहां से आया जी, वर्किंग 1 से, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अच्छा अब देखो जरा इधर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, पहली एंट्री बोलना जरा, DTE डेबिट मतलब प्लस, कितने से, 5 से, ठीक है। फिर DTE डेबिट ये नॉर्मल वाला कितने से, 80 से, ओके। ये दोनों ही कहां से मिले हमें, वर्किंग नंबर 2 में हमने निकाले हुए हैं ना, वहां वर्किंग शो की हुई है, ओके, वर्किंग 2। अब टोटल करिएगा जरा, ये सिर्फ 16 की कहानी है, अच्छा 15 में तो डायरेक्ट आ गया था जी, प्लस डन हो गया, बोलो 389, रेकंसिलिएशन बनाओ। अब ना करते 85 लिखते तो मिलना था कोई, ये काम ना करते तो मिलना था कोई। अब मैंने एक जुगाड़ क्या कर दिया छोटा सा, इधर प्लस भी लिख दिया, ताकि ये भी पता रहे कि रेकंसिलिएशन में इसने प्लस होना है, रेकंसिलिएशन में इसने प्लस होना है। अभी जरा देखो रेकंसिलिएशन 1200 का पीबीटी आ गया, 32% लगा तो 384, देखो वही 5 का डिफरेंस है। अब ये रेकंसाइलिंग आइटम नंबर 4 हमारे पास आ गया, मैंने ऐड किया इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, क्या जी, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। और ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज इस फनकारी की वजह से इतनी सहूलत में आ गया है, मैं अभी सिचुएशंस और कराता हूं, कि जो इधर प्लस है तो ये प्लस, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज कितना आ गया, +5, तो टोटल बताओ, हो गया जी रेकंसाइल। अब ये डिफरेंट सिचुएशंस बन सकती हैं, कभी ये इधर आएगा तो प्लस हो रहा होगा, इधर आएगा तो माइनस हो रहा होगा, इधर माइनस में लिखेंगे तो यहाँ नेट शो कर देंगे, और यहाँ पे लेस इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज। हुआ क्या है वैसे, हुआ क्या है, 1200 पर 32% लगा,
ठीक है, ये 1200 पर 32% लगा के 384 निकला है, और ये 399 जो है जो इन दो फिगर्स से निकला है। इन दो फिगर्स में मसला क्या है, इन दो फिगर्स में ये 32% पे आ रहा है, ठीक है, और ये जो 85 है ये पूरा 85 इस 32 और 32 के चेंज से तो नहीं, यहां 32 होता, यहां 32 या यहां पे 30 होता, फिर तो मसला कोई नहीं था। मसला क्या है दरअसल, ये जो डेफर टैक्स निकल रहा है इस साल, जो डेफर टैक्स बढ़ा है, इस डेफर टैक्स में सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस नहीं है इस साल के, बल्कि प्योरली एक टैक्स रेट के चेंज की वजह से फर्क आ गया। यानी हमने एक एक्सपेंस मसलन बुक किया हुआ था 30% के हिसाब से, लाइबिलिटी बुक की थी, अगर वो 2% से बढ़ा रहे हैं तो इस लाइबिलिटी के बढ़ने पर एक्सपेंस बढ़ा या कम हुआ? एक्सपेंस बढ़ा ना, तो वो एक्सपेंस बढ़ा के यहां पे दिखाया हमने, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, स्टैंडर्ड कहता है अलग से मुझे बताओ, यूजर को अलग से बताओ, तो अलग से बताना था, इसीलिए तो ये सारी कहानी की, ठीक है, सही है। अब डिफरेंट सिचुएशंस में इसको अप्लाई करते हैं, और ये जो हमने काम किया है ना, एक तो ये बड़ा आसान हो गया। याद रखने वाली बात क्या है, पहली बात, डेफर टैक्स स्टैंडर्ड किसी दिन खोल के पढ़ाऊंगा, कल परसों देखते हैं किसी वक्त, ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर वो पैरा पढ़ाऊंगा जिसमें ये लिखा हुआ है डेफर टैक्स को हमने बुक करना है उस रेट पर जो एक्सपेक्टेड हो कि अप्लाई होगा उस पीरियड में, जिस पीरियड में हमारे एसेट ने रियलाइज होना है या लायबिलिटी ने सेटल होना है। ये अल्फाज हैं उस पैरे के, बाड़ी लेते हैं, लब जाए अल्लाह करे, पता नहीं अब कौन से वाले, पिछले सेशन में नहीं, उससे पिछले सेशन में जब ये कैफ 5 होता था, उससे पीछे चलते हैं, यहां पे होना चाहिए। वही मैं कह रहा था ना कि एक और पीछे चलते हैं सेशन, कि बाद में बता दूंगा, लेकिन ये वही पैरा खुला हुआ है, आज से 4 टाइम पहले जो खोल के एक दो बच्चों को पढ़ाया था। डेफर टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज shall be measured at the tax rate that are expected to apply to the period when asset is realized or liability is settled based on tax rates that have been enacted or substantially enacted by the end, यानी इनका पता लग जाए। अब ये इसलिए पढ़ाना होता है, ये वैसे पढ़ाना दरअसल क्यों था, कल परसों मैंने आपको वो वाला सवाल कराया जिसमें वो लिखा होगा एडजस्टमेंट में डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम रिसीवेबल है, इस साल रिसीव हो जाती तो 10% लगना था, अगले साल रिसीव हो रही है तो 15 लगेगा या 8 लगेगा, या एग्जाम्प्ट हो रहा है तो हम डेफर टैक्स बुक करेंगे वो जो अगले साल रेट लगना है, क्योंकि हमें पता लग जाता है, ये असूल है, ठीक है। तो यहीं से यूज करके ये बात भी हम पढ़ सकते हैं क्या, कि डेफर टैक्स लायबिलिटी या एसेट को हमने बुक करना है उस रेट पे जो एक्सपेक्टेड हो कि वो अप्लाई होगा उस पीरियड में जब इस लायबिलिटी ने सेटल होना है। ऐसा ही है, तो हमने 30 पे रिकॉर्ड कर लिया। अब ये 30, ये सारा साल बिल्कुल सही, 16 में आए तो रेट बदल के 32 हो गया। अब 32 के साथ इस साल के अंदर 32 पे ही रेट लगना था, 32 को यूज करना था, तो हमने 32 को यूज करके डेफर टैक्स बुक कर लिया। अब मसला क्या आया, ओपनिंग 30 पे है, क्लोजिंग 32 पे है, हमारा रेट इस साल का कौन सा है 32, तो फिर ये छोड़ दो, ये सही है, इसको सही कर लो, ये 30 से 32 में लाना है तो इधर ही कुछ बढ़ाओगे, और अगर कम करना होता तो दूसरी तरफ लिख देते हैं, माइनस तो नहीं लिख देते ना, यहाँ पे डेबिट कर देते, ठीक है। तो जब इसको बढ़ाया तो ये भी डेफर टैक्स एक्सपेंस, एंट्री दोनों की सेम, साइड भी सेम, यहां पे भी इकट्ठा, तो फिर अलग क्यों कर रहे हैं, रेकंसाइलिंग आइटम के तौर पे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज क्या हुआ करेगा, ये ऐड भी हो सकता है, ये लेस भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे है तो गड़बड़ ना कर जाएं आप। एक आसान तरीका सिखा दिया आपको कि डीटीई डेबिट हो रहा है तो मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो रेट चेंज कैसे एक्सपेंस बढ़ रहा है तो रेकंसिलिएशन में बढ़ना ही है उसने, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दिया करूंगा, और अगर कम हो रहा होगा तो यहाँ पे माइनस, तो यही वाला प्लस उठा के इधर एज इट इज लिख दो, यही माइनस। अब ये ना कोई इफेक्ट, इस पे टैक्स रेट लगाएं, ये टैक्स रेट ही है, लगा हुआ है इस पे, डेफर टैक्स का बैलेंस 30% 32% से निकला हुआ था, ठीक है ना। ओके, आओ जरा ये सवाल देखो, अगला शॉर्ट क्वेश्चन 1, जल्दी से मुझे कर दो, बल्कि ठहरो ये पहला मैं करता हूं, ये ना हो आपको समझ ना आए कि कितना करना है सवाल को, तो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट टाइप चीजें बनानी है, यानी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन 1 जो है वो पहले कर देता हूं, फिर 2 आप कर देना मुझे।
शॉर्ट क्वेश्चन 1, जी नोट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगूँ मैं आपके सामने, क्योंकि पूरा डाटा होना नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल नोट ज़रा ओपन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। 2019 है। टैक्स एक्सपेंस नोट बन रहा है जी, उसमें टैक्सेशन का नोट होता है ना, टैक्सेशन, और टैक्सेशन के अंदर टैक्स एक्सपेंस आता है, जिसमें करंट टैक्स एक्सपेंस होता है और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होता है, और फिर एक रिकंसिलिएशन बना लेते हैं हम ऑफ पीबीटी विद टैक्स, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। फिर हम टैक्स रेट लिखा करते हैं और टैक्स एक्सपेंस आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। अब ये 2019 मेरे साल में लिखा हुआ है, तो मैं 19 के लिए करता हूँ सवाल। ये जनाब मेरी समझो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट पता नहीं क्या है, मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैं इसलिए ये पूरी कहानी कर रहा हूँ कि आपके सामने ज़रा सारी कहानी का मंजर खिंच जाए ना। सवाल में तो ऐसे एक एडजस्टमेंट आएगी ये वाली, तो वो सवाल में फिट भी तो करनी है कि नहीं। उसके बाद अच्छा, उसके बाद जी सवाल देखें। ऑन यकम जनवरी 19 बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, हमारे सवाल में भी क्या था, लायबिलिटी, तो इसमें क्या आ रहा है, कहता है यकम जनवरी 19 पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस आ रहा है 36, एंड ऑन 31 दिसंबर 19 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑफ लायबिलिटी बन गया। कोई नहीं कह रहा है। अब देखो मैंने पहले अपना लेजर ओपन कर लिया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट का लेजर ओपन हो गया। उम्मीद है ये भी नजर आ जाएगा। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। अब यकम जनवरी 19 पर एसेट है तो इस तरफ लिखूंगा, कितना बच्चों, 36, और 31 दिसंबर 19 पर ये क्या हो गया, लायबिलिटी, और वो भी कितनी, 21। ठीक है, लेजर ओपन किया बस अपना, और क्या कर सकते थे हम, लेजर ओपन कर लिया हमने। ठीक हो गया। अब अगली बात पढ़ते हैं। टैक्स रेट इन 18 वॉज 30%। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग या यकम जनवरी 19 का ओपनिंग जो है ये कितने पर रिकॉर्ड हुआ है, 30% पर। क्यों, 19 में तो 35% हो गया, तो फिर उसको भी 35 पे कर लेते। सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमें 15 में पता था, ये 18 में पता था कि 19 का रेट क्या होगा। ठीक है, तो फिर 30% पे रिकॉर्डेड है, ये किस पे है जी, 30 पे पड़ा है। ठीक है जी। और ये क्लोजिंग जो है इसके बारे में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 20 के अंदर क्या रेट हो गया, 19 के अंदर क्या रेट हो गया, 35%। ये जो रेट हमने यहाँ पे भी लिखना होता है यही हमारा रेट होगा ना, यही सॉरी जो करंट टैक्स में भी आएगा और जो रेकंसिलिएशन में भी आएगा। एम आई राइट। अच्छा, अब ये पड़ा है जनाब 35 पे, हमारा रेट कौन सा है, जो रेकंसिलिएशन में नजर आ रहा है, मतलब 35। तो इस क्लोजिंग, जो क्लोजिंग 35 पे पड़ा है तो ये ठीक है, इसको कुछ नहीं कहना। मसला किस में है, अच्छा ओपनिंग किस पे पड़ा है, किस पे ले जाना है, तो फिर इधर ही कुछ बढ़ाएंगे या दूसरी साइड पे, तो फिर हमने यहाँ पे आकर लिखा 36 और 36। तुम भाई पड़े हो 30 पे, हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं नहीं 35 पे, तो 5 से तुम्हें बढ़ाए देते हैं, 6 है। अच्छा, अब ये 6 जो है ये कहाँ पे आपने फेंकना है, DT E, ये आप खुद निकालते हैं, इसीलिए मैंने लाल मार्कर आज निकाला है, ये आप खुद निकालते हैं। और दूसरा जो बिल्लू होता है वो तो बैलेंसिंग होता है, वो तो पहले भी निकल आया करता था।
एटकमेटिकली, लेकिन ये रेट चेंज आपको खुद निकालना पड़ता है ताकि अलग कर सकें। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ गिर रही है, तो देखो ना, अब दोनों अलग अलग साइड पे आ गए, तो नेट हो गया असल में तो कितना 63। अब नोट की जरा शक्ल देखिएगा, आप करंट टैक्स निकालेंगे, एंट्री आएगी करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल, ठीक हो गया। फिर आप डेफर टैक्स की तरफ आएंगे तो डेफर टैक्स के दो हिस्से हैं आज, तो पहला लाल है जी। अब बताओ DTL/A डेबिट, DTE क्रेडिट, TE क्रेडिट मतलब TE कम हो रहा है, और दूसरा डेफर टैक्स लायबिलिटी/एसेट क्रेडिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, यानी DTE डेबिट, तो ये क्या हो गया प्लस जी। कितना, नहीं ये तो कितना आ गया, तो नेट ही होना चाहिए था ना, एक डेफर टैक्स एक्सपेंस कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो नेट हो गया, ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे नेट कर लिया है। आंसर बताओ 57 पॉजिटिव। उसके बाद ये आ गया आपका टैक्स एक्सपेंस, PBT आपका आ गया इतना, जितना भी होगा उस पर 35% लगेगा, तो जो टैक्स एक्सपेंस आएगा हो ही नहीं सकता कि वो ऊपर वाले टैक्स एक्सपेंस के बराबर हो, बिकॉज ऑफ दिस कल्प्रिट। अब इफेक्ट ऑफ रेट चेंज लेना है, क्या करोगे, बस जिंदगी आसान है, लेस इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज आ गया जी, कितना -6 या +6, -6, वेरी गुड, ठीक है जी। बोल, और फिर आपकी रेकन्सिलिएशन, ये देखो मैच होगी, देखो एक जैसा लगेगा, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, देखो हो गया ना मैच। चलो, तो ये मैंने आपके सामने, अब पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या थी वैसे, प्रिपेयर टी अकाउंट बना दिया, ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम नोट, हाँ सही है, यही रिक्वायरमेंट थी। चलो जी, ये मेरा सवाल तो गया है हो, अब ज़रा फटे फटे आप भी कर दें। अगला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करें, क्वेश्चन निकाल दूँ, आपस नहीं है वो, फिर ऐसा है ना, फिर ये सवाल की नकल, चलो नकल ना ही करें, ठीक है, ये लें, जल्दी करें। अच्छा जी, एक और शॉर्ट क्वेश्चन ना मैं कल फिर खुद बना लूँगा, ज़रा उसकी रिवीजन भी कर लेंगे, कोई उस तरह का पॉइंट भी बना लेंगे, फिलहाल ये दूसरा तो मैं यहीं पे कर लूँगा जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा, साल सेम है, ज़रा बता दो। 18 है, वही है यार, मेरे को ना मिटवा दिया ना तुमने। पता नहीं एसेट है, लाइबिलिटी है, सिंपल असूल है, जिस तरह जो चीज़ पड़ी है, बढ़ाना है कम करना है, वहीं से देख लेंगे, ठीक है, ओके। कहता है जी,
यकम जनवरी 19 पे बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज 50। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है यकम जनवरी 19 पर कितनी जी? 50। फिर नेक्स्ट है जी, फिर कह रहे हैं एंड ऑन 31 दिसंबर 19 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अगेन लायबिलिटी ही है। चलो अच्छी बात है, ये तो नॉर्मल केस ही हुआ। तो 31 दिसंबर 2019 पर कैरी डाउन कितना है? 200। ओके, टैक्स रेट इन 18 वॉज 25 और नहीं पता होता अगली बात का 18 में, ठीक है। और टैक्स रेट 19 में है 22। अब 19 का ओपनिंग है, 18 का क्लोजिंग, तो उस वक्त कितना रेट था? ठीक है, और अब क्लोजिंग जो है वो, तो इसका मतलब 19 का ओपनिंग जो है वो 25% पे पड़ा है और 19 का क्लोजिंग जो है वो 22% पे। ठीक है जी। अब ओपनिंग किस पे पड़ा है? 25। ये पर्चे में ऐसे ना लिखना, बस डायरेक्ट ही कर लेना। और क्लोजिंग किस पे पड़ा है जी? 22 पे। अब हमारा रेट कौन सा है जो 19 में आ रहा होगा? यहाँ पर 22। ठीक है जी। तो हमने अब देखना है जो 22 से पड़ा है वो ठीक है। अब क्लोजिंग 22 पे पड़ा है वो ठीक है। ओपनिंग 22 पे नहीं है, 25 पे है, वो ठीक है। अब 25 से 22 पे लाना है तो क्या करोगे? कम करना है तो इस तरफ कुछ लिख देंगे फिर। ठीक है जी। अब ये DTE में जाना है। हमने कहा अरे ओ भाई 50, तुम ना 25 पे पड़े हो, हम तुम्हें कम करना चाह रहे हैं, 20 पे लाना चाह रहे हैं, तो 5 से तुम्हें क्या किए देते हैं? 22 पे। अच्छा 3 से जी कितना? 6 आ गया। ओके, बैलेंसिंग फिगर किधर? डेबिट साइड पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ब्लू वाला बैलेंसिंग आ गया, ब्लू फॉर बैलेंसिंग 156। ठीक है जी। अब एंट्रीज बोलते जाएं और यहाँ पे लिखते जाएं जैसे पहले भी करते थे। DTL/A डेबिट, DTE क्रेडिट मतलब -6। फिर DTL/A क्रेडिट, DTE डेबिट, ये तो सेम ही नहीं बन गया? हाँ चलो, बहरहाल वो लाइबिलिटी वाला आ गया और दूसरी साइड पे आ गया, चलो कम करने वाला 156। ठीक है जी। अब नेट करके तो देखो ना, ये वैसे भी नेट हो रहा है ऑपोजिट साइड पे जी। नेट करके आंसर क्या है? 150 पॉजिटिव। फिर जब आप रेकन्सिलिएशन पे जाएंगे तो हो ही नहीं सकता कि ये मैच करे, तो फिर आपने क्या करना है? लेस। हमारे सवाल में ऐड वाला था ना, उधर सवाल में ऐड वाला है ना? हाँ लेस, वहाँ पे ऐड वाला है, तो ये दोनों कौन से आ गए? दोनों ही लेस वाले आ गए। ले जी, ये जी इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, इसको एंट्री में डाला और ये रेकन्सिलिएशन में आ गया। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, ये 6 था, एंट्री में डाला, ये निकाला और उसको एंट्री बोल के यहाँ पे नोट एक्सपेंस में डाला और फिर ये रेकन्सिलिएशन में आ गया। ठीक है जी। तो अब आपकी रेकन्सिलिएशन वाली उस लिस्ट में आज चौथी चीज़ एंटर हो गई है। साथ साथ रिवाइज किया करें ताकि बाद में जाके ये ना हो कि कौन सी चीज़ ऐड हो गई, एंड पे जाके आपको वैसे ही याद होनी है। देखना नहीं है, देखना नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपने देखी थी एग्जैम्प्ट इनकम, वो रेकन्सिलिएशन में ही वैसे साइन पड़ा होता है। बहरहाल आप क्या करते हैं, जैसे आप PNL में आप सोचते हैं ना इनकम को माइनस करना है रिवर्स करने के लिए, तो वो रेकन्सिलिएशन में भी लेस फुल रेट लगाकर, एग्जैम्प्ट इनकम पे फुल टैक्स रेट लगाकर लेस किया था। फिर डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड पर फुल रेट लगा के ऐड किया था। फिर तीसरी चीज़ आई थी सेपरेट रेट इनकम, जिसमें हमने कहा था कि लगना था 10%, मसलन लग गया 30, तो कितना ज़्यादा लग गया? 20, तो उसको क्या कर दिया था? लेस। 3 हो गए थे। आज चौथी चीज़ आ गई, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। जब आपके साल में रेट का, आपके साल में खड़े होकर आपको नहीं पता कि अगले साल का रेट क्या है, तो आप उस साल का डेफर्ड टैक्स तो अपने रेट पे ही बुक करेंगे, लेकिन अगले साल में जाकर साल तो गुजर गया होता है, अगले साल में गए किसी वक्त में रेट बदल गया। अब अगले साल के एंड पे आपने इस अगले साल का जो डेफर्ड टैक्स है वो तो नए रेट पे बुक किया। अब डेफर्ड टैक्स के लेजर में क्लोजिंग नए रेट पे, ओपनिंग पुराने पे, तो सही रेट क्लोजिंग वाला तो ओपनिंग को। ये कभी दूसरे तरफ भी बनेगा काम, वो फिर देखेंगे जब होगा, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है ना, कि क्लोजिंग सही है नहीं है, ओपनिंग सही है। तो ऐसा भी होगा, वो तब होगा जब रेट का हमें पता होगा अपने साल में, तो वो देखेंगे, फिलहाल उसको ना सोचें, ठीक है ना। वो करना जो है तो अभी उसको सोचने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसी को जरा पक्का करें। तो अब ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस आ गया, रेट डिफरेंट रेट पर बुक हुए हुए हैं, तो हमने कहा जी मसलन क्लोजिंग हमारा सही है, ओपनिंग को सही कर लें, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं उसको, रेट को सही करने के लिए। अब वो अगर डेबिट साइड पे आया तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। वैसे भी याद करो, डिस्पोजल का लेजर या कोई भी लेजर, जो खुशियां होती हैं वो डेबिट ही आती हैं लेजर में। एसेट बढ़े तो खुशी डेबिट, ठीक है। डिस्पोजल के अकाउंट में गेन आता था तो वो डिस्पोजल के, तो खुशियां हमेशा डेबिट साइड पे ही आती हैं। तो ये खुशियां क्या, एक्सपेंस का रिवर्सल भी खुशी है, एक्सपेंस को कम कर रहा है। एनीवेज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट डेबिट, डेफर्ड एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के ऊपर टैक्स एक्सपेंस के अंदर उसको माइनस करके शो करेंगे। और रेकंसाइलिंग आइटम में क्या आ गया, आज तीसरी चीज आई, रेट चेंज का इफेक्ट। ये लेस भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। अगर ये आपका बैलेंस लाल वाला निकला है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लेजर में डेबिट साइड पे, तो ये माइनस, और अगर क्रेडिट साइड पे तो प्लस। यानी डेबिट साइड पे अगर खुशी है तो एक्सपेंस की कमी रेकंसिलिएशन में, और अगर क्रेडिट साइड पे यानी कम है तो एक्सपेंस का बढ़ाना। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई हैं, अभी 3-4 चीज़ें और भी आनी है वन बाय वन, लेकिन जो करते जा रहे हैं उसको भी पिछले को छोड़ नहीं रहे, इस लिस्ट में इसीलिए ऐड करते हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके अपनी लिस्ट में ऐड करें, जल्दी से जाएं। रेकंसिलिएशन नहीं ना बना रहे आप, बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, उसमें लिख लें, बाद में लिखेंगे। चलें ठीक है, अपनी लिस्ट को अपडेट कर लीजिएगा ताकि एंड पे जाके आपको बस, हर दफ़ा नई चीज़ आती है तो हम रिवाइज कर लेते हैं, वो एक चीज़ ऐड भी हो जाती है एंड पे, बस ये था IAS 12। इससे डरते हैं बच्चे, बच्चों को समझाना फिर हैं। क्रेडिट से खुशी, हाँ तो खुशी होती क्रेडिट पे है, हाँ हाँ, वैसे उसकी नेचर क्रेडिट, PNL को क्रेडिट कर रहा होता है ना, डेबिट होकर ये लेजर। क्रेडिट पे कौन सी खुशी आती है, पेपर का, कहते हैं क्रेडिट के ऊपर खुशी आती है, पेपर पास होने वाली खुशी, क्रेडिट, परमानेंट क्रेडिट। बिल्कुल सही फरमाया भाई आपने। अच्छा जी, अब ज़रा तशरीफ़ जल्दी से ले आएँ, एक छोटी सी रिवीजन मार लें फटाफट। ये देखें जी, एक एग्जांपल है छोटी सी, ये जल्दी से कर लें भाई। आप बोर्ड मिटा दें, हम ये वाली एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, तब तक फिर ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद एक सवाल करेंगे आगे जी। एक्रूअल हमारा चल रहा था, बीच में ऐसे ही पता नहीं रेट चेंज आ गया, तसल्ली से किया हमने, कोई जल्दी नहीं की। अच्छा, अब सवाल में ये एडजस्टमेंट भी आ जाए करेगी, कोई मसला नहीं। प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में नजर आ रहा है 5 रुपए, एग्रीकल्चरल इनकम रिसीवेबल बैलेंस शीट में नजर आ रही है 3 रुपए, और इलेक्ट्रिसिटी पेबल बैलेंस शीट में नजर आ रही है 7। ठीक है जी, कोई एतराज आपको इनमें से किसी चीज पे तो नहीं है, बोलो। अच्छा, अब वो कहता है अदर इंफॉर्मेशन आ गई सवाल में, रेंट इज अलाउड। अच्छा भाई, बात पता है क्या है, बात ये है कि प्री पेमेंट आ गई है, रिसीवेबल आ रहा है, पेएबल आ रहा है, मतलब एक्रूअल आ गए। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट पता है क्या है, ये कंपनी ABC है हमारी, और इसका हमने क्या बनाना है जी, इसका हम बना लेते हैं नोट। नोट कह दिया तो सब कुछ ही आ गया है जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 जून 2016 के लिए। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। तो टैक्सेशन का नोट, इसमें टैक्स एक्सपेंस आता है, और रेकंसिलिएशन आती है। फिर टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स एक्सपेंस आता है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आता है, और उसके बाद 6.2 रिकंसिलिएशन ऑफ PBT विद टैक्स, जिसमें PBT से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद टैक्स रेट लिख लेते हैं, और PBT पे टैक्स रेट लगाकर
टैक्स एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ओके। अब मुझे चाहिए 2016 का टैक्स एक्सपेंस, तो उसमें आती हैं दो चीज़ें, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स के लिए अब फिर मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, अपनी करंट टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी, और डेफर्ड टैक्स के लिए डेफर्ड टैक्स का लेजर। वही सारी कहानी हर एक सवाल में चलना यार। अच्छा, ले जी, वर्किंग वन करंट टैक्स। पीवीटी से स्टार्ट करेंगे और प्लस माइनस करते हुए चलते जाएंगे। मेरे ख्याल में 5-6 लाइनें काफ़ी। अच्छा, उसके बाद डेफर्ड टैक्स हमें चाहिए, तो डेफर्ड टैक्स का लेजर बनेगा। सही है। नेक्स्ट जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 30 जून 2016। सही है। इसमें कैरिंग अमाउंट आती है, टैक्स बेस आती है, डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स। यही हमारी कंप्लीट वर्किंग है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब 3-4 चीज़ें आ रही हैं, बस उनकी जगह छोड़ देते हैं, टोटल की जगह आ गई। अब मेरे पास ज़रा ये ग्राउंड तैयार हो गया, इस ग्राउंड में मैंने अब खेल कूद करनी है। शुरू करते हैं जी काम अपना। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे ऊपर प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, तो सबसे पहले क्या आ रहा है जी बैलेंस शीट में? प्रीपेड रेंट। तो एक्रूवल आ गया, स्टेप वन लेजर बनाएं। अच्छा, ये वाला लेजर बाद में कहीं फिट कर लेंगे, फिलहाल मेरे ख्याल से छोटे छोटे करके ये लेजर्स 3 बनाते हैं जी। प्रीपेड रेंट, तो रेंट एक्सपेंस, बैलेंस शीट में पड़ा है ना प्रीपेड। अब ओपनिंग कितना था, कितना एक्सपेंस था, कितना कैश था, क्या सारे साल में चला, मुझे नहीं पता, बस क्लोजिंग का पता है। तो यहीं से तो कल हमने गेम सीखी थी सारी, जो बैलेंस शीट से आप बना रहे हैं अब अपने करंट टैक्स की, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। तो भाई क्लोजिंग में प्रीपेड है, प्रीपेड एसेट होता है, तो क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। कितना कितना सवाल असल में आपका सही नहीं, 5। अब प्रीपेड है तो मतलब कैश है, एक्सपेंस नहीं है, यही मतलब था ना। फिर बैलेंसिंग भी निकालें तो एक्सपेंस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या आया करता है? कैश। ठीक है जी। अब जरा रिवाइज करा दो मुझे। अगर टैक्स वाले हुए कैश बेसिस पे तो क्या करेंगे? करंट टैक्स में पीएनएल को रिवर्स, कैश को रिकॉर्ड। डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट होगी 5, टैक्स बेस 0। ऐसा ही है, कल याद हो जाना चाहिए था। अच्छा, और अगर टैक्स वाले हुए एक्रूवल बेसिस पे तो भाई करंट टैक्स में डू नथिंग, डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर। और अगर हुआ ये परमानेंट डिफरेंस तो करंट टैक्स में इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे ना, जो भी होगा। इनकम है तो लेस करेंगे, एक्सपेंस है तो ऐड, मतलब करंट टैक्स में इसको उल्टा देंगे, और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को ज़बरदस्ती पकड़ के बराबर करेंगे, ताकि कहीं कोई डिफरेंस आ ना जाए। ठीक है। अब सवाल कहता है रेंट इज अलाउड, डिसअलाउड नहीं है, अलाउड एज डिडक्शन है, लेकिन व्हेन पेड। टैक्स वाले यूज कर रहे हैं कैश बेसिस। आई के को सबसे फेवरेट यही है, वैसे नंबर इसी के ज़्यादा होते हैं। अब पीबीटी कितना था? पीबीटी 100 है, 100 आ गया जी। ठीक है, उसके बाद यूं कर लेते हैं, पीबीटी आ गया जी 100। अब अगर टैक्स वाले एक्रूवल पे हैं तो रिवर्स करो पीएनएल, यानी एक्सपेंस की फिगर आते आते प्रॉफिट तक क्या हुई होती है? लेस। ऐड कर दें, कितना ऐड करें? है ही कुछ नहीं, लेस करें कैश, तो यहाँ पे हमने लिया रेंट पेड। क्या लिया जी? कैश पेड, रेंट पेड। कितना आ गया जी? 5। फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की बारी आई, तो
जी प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट आ गया इधर जी। कितना कैरिंग अमाउंट है टैक्स बेस, डिफरेंस आ गया। एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये प्री पेमेंट जब कभी फ्यूचर में इनकर करेंगे हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अलाउ कर चुके होंगे, तो फिर ये रिवर्स होगा, एड बैक होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाएगा। अच्छा कोई मसला, चलें आगे, बोलो। अच्छा नेक्स्ट है जी, दूसरी चीज़ बैलेंस शीट में हमें नज़र आ रही है जी, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम लेकिन रिसीवेबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आके वर्किंग 3 ओपन की, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें आप जी क्लोजिंग में क्या आ रहा है जी, रिसीवेबल। अब इनकम रिसीवेबल कितनी कितनी जी, कितनी 3। अब क्लोजिंग रिसीवेबल का मतलब क्या है, हम कमा चुके हैं लेकिन अभी कैश आया नहीं, ठीक है जी। तो इनकम होगी, कैश नहीं होगा। बैलेंसिंग भी इधर आ रहा है। अब इनकम के लेजर में कैश क्रेडिट साइड पे आता है, यहाँ पे तो क्या आना है, इनकम पीएनएल वाली। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 3, तो जुगाड़ से भी काम चल गया। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम इज तो एग्जाम्प्ट है, तो फिर क्या कर लें, लेस कर दें। ये क्या किया था हमने, लेस लिखा ही नहीं, लेस रेंट पेड। आदत है ना हमारी, मैंने कहा कहीं ये ना हो आदत खराब हो जाए जी। ऐड हो चुकी थी इनकम, लेस करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम लेस क्यों हो रही है जी, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और ये परमानेंट डिफरेंस भी है। बस स्टार लगा दूं, जगह इतनी की है जी 3। अब चूंकि ये एग्रीकल्चरल इनकम रिसीवेबल है तो एसेट है, बैलेंस शीट में आ रहा है 3। और लेकिन 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 ये परमानेंट डिफरेंस होने की वजह से इसको ज़बरदस्ती पकड़ के हमने बराबर किया, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ गया, 0, ठीक है। तीसरा केस, इलेक्ट्रिसिटी पेबल। इलेक्ट्रिसिटी पेबल, तो ये एक और खर्चा आ गया जी। तो पेबल है, क्लोजिंग पेबल है कितना, 7। पेबल है तो मतलब पीएनएल में एक्सपेंस है और बैलेंसिंग निकाल लो। एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आता है, तो ये फिर पीएनएल वाली फिगर है जो यहाँ पे नज़र आ रही है, बैलेंसिंग, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिसिटी, वो पीछे भूल गया था, सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन यूज्ड, यानी व्हेन इट इज इनकर्ड। जब इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो वो इनकर हो जाती है, खर्चा इनकर हो गया है, पे नहीं इनकर। तो हम रिकॉर्ड भी इस पे करते हैं। इसका मतलब टैक्स वाले किस बेस पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब करंट टैक्स में डू नथिंग, डेफर टैक्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस शराफत से ही बराबर हैं, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक हो गया, डन। अच्छा लो जी, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आ गया, 92 टैक्सेबल प्रॉफिट। और टैक्स रेट क्या है जी, 30%। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30% आ गया 27.6। फिर डेफर टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और रेट है 30%, और उसका आंसर क्या आ गया जी, 1.5 DTL। और DTL का लेजर अब यहाँ पे करके बन सकता है,
वर्किंग नंबर 5 DTL, कोई रेट चेंज तो नहीं है ना? और बोलो /A। तो ओपनिंग 1 जुलाई 2015 पे ब्रॉड डाउन 0 अज्यूम किया और क्लोजिंग 30 जून 15 पे हमारा आ गया 1.5। ठीक है जी, ये वर्किंग 3 से आए। अब इसको क्लोज किया तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया 1.5 बैलेंसिंग। दोनों एंट्रीज पोस्ट करें तो CTE डेबिट CTP क्रेडिट 27.6 से, DTL/A क्रेडिट हो रहा है, DTE डेबिट, तो DTE भी डेबिट क्या हो रहा है 1.5 से। टोटल क्या बन गया 29.1। PBT कितना है 100। ये ऐसा सवाल था कोई नहीं कि जैसे 3 चीज़ें हो इसलिए ये लिख कर लिया। ठीक है जी। टैक्स रेट 30%, टैक्स आ गया, लेकिन मसला आ गया। मसला क्या है? एग्जैम्प्ट इनकम लेस करो इसको, टैक्स इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, अब टोटल कितना है जी? लेस क्यों किया? यहाँ पे भी लेस है। रेट क्या है? आंसर बताओ। 0.9 माइनस हो गया, ये बच गया जी 29.1। थोड़ी सी रिवीजन की हमने, जो पढ़ा था उसकी मजीद। जाहिर है जब पैसे आएंगे टैक्स वालों ने टैक्स लेना ही नहीं है। जब पैसे आएंगे तो टैक्स वालों ने टैक्स, तो रिसीट की बेस पे तो हमने बुक ही नहीं करना, हमने बुक ही इस साल में किया हुआ है। नहीं, टैक्स वालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम नहीं ना बना रहे, हम तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। हम अपनी बनाते हैं ना फाइनेंशियल, तो हमने इसको इनकम बुक किया हुआ है और वो इनकम में ही है, इसी साल ही बुक होनी है, उसको नहीं छेड़ रहे। PBT से नीचे लड़ाई है। अब हमने एक वर्किंग करके टैक्स की फिगर, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए हमने उसको ऐड बैक, उसको लेस करके साइड पे कर दिया, उस पर टैक्स एक्सपेंस निकाला ही नहीं। और जब वो आएगी तब भी टैक्स वाले टैक्सेस पे नहीं लेंगे। कैश की बेस पे तो हमने रिकॉर्ड नहीं करना, तो हमने भी उस साल रिकॉर्ड नहीं करना, टैक्स वालों ने टैक्स लेना ही कोई नहीं, लड़ाई खत्म हो गई। समझे ना मैकेनिज्म? समझे? अगले साल PNL में क्या आएगा आपके, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो टैक्स वालों ने भी कुछ ऐड नहीं करना टैक्सेबल प्रॉफिट की वर्किंग में, उन्हें टैक्स लेना ही नहीं। ठीक है, अच्छा यार, अब ऐसा है, एक सवाल करना है हमने और ब्रेक भी कर लेते हैं, फिर एथिक्स को एंड पे करना ही करना है लाजमी। तो ब्रेक सिर्फ 5 मिनट की करनी है। सवाल हमने कौन सा करना है? कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो ब्रेक में कहे हमने करना ही करना है सवाल को, जल्दी जल्दी हमने सवाल करना होगा। ये लगना चाहिए इसमें 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं, क्योंकि ये मैंने जो काम है वो करा दिया हुआ है। इसमें एक एडजस्टमेंट आ रही है रेंट की एक्रूवल की, एक आ रही है इंश्योरेंस की, एक आ रही है अदर इनकम की, और जनरल रेट चेंज हो रहा है। तो जो ये भी रिवाइज कराया ये सवाल, और जो अभी थोड़ी देर पहले कराया वो सवाल, दोनों का मिक्सचर है। तो हो सकता है कोई बच्चा के 5 मिनट मैं क्यों ज़ाया करूं, मैं सवाल पढ़का देती हूँ, ठीक है, तो वो कर भी सकते हैं। ब्रेक के बाद मैं ये सवाल कराऊंगा, फिर मेरा दिल है कि एथिक्स को ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको दे के भेजूँ। 2 दिन की छुट्टी अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें जाहिर है आपको कुछ ना कुछ याद तो करना है ना। फारिग तो नहीं, टाइम पेपर पास हो जाएगा तो खुशी में फिर अगला पेपर भी तैयार करेंगे ना, ज़्यादा जोश जज्बे से इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? ठीक है, ब्रेक कर लें।